हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर काम में आता है। तो इसका एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा स्ट्रिंग्स से कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे क्या है इसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता है आस्की कोड्स एंड यूनिकोड्स। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। इसका फुल फॉर्म होता है आस्की का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड कुछ इस तरह से होते हैं, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड के अंदर आप जितने भी कैरेक्टर्स देखते हैं उन सारे कैरेक्टर्स के लिए एक डिजिट एज ए स्टैंडर्ड डिफाइन कर दी गई है इसके अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कैपिटल ABC के लिए ये 65 to 90, स्मॉल ABC के लिए अप टू Z के लिए 97 to 122, 0 to 9 के लिए 48 to 57, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ कीबोर्ड के अंदर हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए, एंटर के लिए 10, स्पेस के 13, एस्केप के लिए 27। तो क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स इस तरह से चीज़ें नहीं समझता, सेंटेंस उसको डिजिट की फॉर्म में चाहिए होता है, वो बाइनरी डेटा चाहिए होता है। तो उसको एक पर्टिकुलर डिजिट चाहिए होता है। ठीक है। तो डिजिट, क्योंकि वो बाइनरी डेटा रीड करता है, राइट करता है। ठीक है। इंटरनली मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है आस्की कोड का, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आस्की कोड्स का, जो कि पूरे दुनिया के अंदर हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन जितनी भी हैं सब इसको समझती हैं। ठीक है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली, तो आप जैसे 65 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि आपने ए राइट किया है, ए मतलब 65। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। और अब बात करते हैं यूनिकोड की। यूनिकोड भी जैसे कि अदर लैंग्वेजेस होती हैं, नेशनल लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी है, चाइनीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि इतने सारे वर्ड होते हैं, इतने सारे, अब जैसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उन सभी शब्दों के लिए क्या होता है कि एक कोड होता है पर्टिकुलर, इसके लिए भी कोड बनाया गया है। जैसे इसके अंदर मैंने बताया इंग्लिश के लिए बनाया गया है, वैसे ही हर अक्षर के लिए यूनिकोड बनाया गया है, जिससे क्या होता है कि हम उसको कंप्यूटर में, मतलब इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हम तभी कर पाते हैं। आज देखिए, आप हर एप्लीकेशन के अंदर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप तरह तरह की लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर पाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर आज कम्युनिकेट कर पाते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। वो इन सब की हेल्प से है, इन कोड्स की हेल्प से है। तो और बाकी अगर आपको कोई सा भी यूनिकोड जानना है किसी भी लैंग्वेज के बारे में, तो आप unicode.org ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज, किस शब्द का कौन सा क्या कोड होता है। ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हमारे पास जैसे कैरेक्टर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है मेमोरी के अंदर, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, कैर टेम्प। अब कैर क्या है इसके अंदर, ये है टाइप। ठीक है। ये वेरिएबल का टाइप है। ठीक है। तो ये वेरिएबल जो टेम्प है, ये क्या करेगा, वैल्यू होल्ड करेगा किसकी, कैरेक्टर की। ठीक है। जैसे कि टेम्प यहाँ पे मैंने ए लिखा, तो इसको, और एक चीज़ और है इसके अंदर कि कैरेक्टर को जो होते हैं उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो ये एक्सेप्टेड है इसके अंदर, दिस इज राइट। ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू ए, इस तरह से। ठीक है। और टेम्प के अंदर अगर हमने इस तरह से ले लिया, दो कैरेक्टर लिए, सिंगल कोट्स लगा दिया, ठीक है, तो ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है। ये भी वैलिड नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है। और जैसे कि हमने, ठीक है, अगर हमने क्या किया, टेम्प वेरिएबल के अंदर इस तरह से डबल कोट्स लगा दिए, तो ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है। ये भी सही नहीं है। ठीक है। अब रही प्रिंट करने की बात। ठीक है। तो अगर हमें प्रिंट करना है कैरेक्टर को, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ हमें वेरिएबल लिखा, ठीक है, जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है, जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना है, ठीक है, और यहाँ %C लिखा,
परसेंटेज सी लिखें तो हमारा आउटपुट कैसे आया, इस तरह से आया ए की फॉर्म में, क्योंकि हमने सी लिखा था तो ए आया, और हम चाहते हैं इसकी डिजिट वैल्यू अगर प्रिंट हो टेम्प की, तो यहाँ परसेंट सी की जगह यहाँ पे डी लिखेंगे, तो डी लिखेंगे तो इसकी डिजिट वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, तो ये इस तरह से कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। हाँ, तो इसके अंदर देख सकते हैं आप कि ये है कैरेक्टर एरे। ठीक है, थर्ड टॉपिक है कैरेक्टर एरे के अंदर। जैसे मैंने क्या किया, कैरेक्टर क्या लिया, वेरिएबल लिया जेड, और एरे को इस तरह से हमने इसके अंदर 4 डिफाइन किया। 4 क्या है, ये एक तरह से एरे का साइज है। ठीक है, हमने साइज फिक्स कर दिया इसके अंदर, बट इसको इनिशियलाइज नहीं किया। इसके अंदर क्या वैल्यू है कैरेक्टर्स की वो हमें पता नहीं है, तो इसमें अगली लाइन में हमने क्या किया, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसमें जो हमारे पास 4 मेमोरी स्पेस है, इसके अंदर ए बी सी डी, ये 4 कैरेक्टर्स हमने इसमें डाल दिए। कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है, जेड हमारा एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, देखिए आप इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, और ये इसका इंडेक्स है, इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3। एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 to 3 जाएगा, टोटल हो गए 4। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि हम चाहते हैं कि डायनेमिकली हम नहीं चाहे, हमें पता नहीं, हमें आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में कितना साइज़ हमें लेना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं। जितना जितना कैरेक्टर्स का हम इनिशियलाइजेशन करेंगे उतना ही मेमोरी इसमें डायरेक्ट एलोकेट हो जाता है अपने आप। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर या फिर C++ के अंदर। ठीक है, और अब रही बात ए बी सी डी, ये कैरेक्टर्स, आप चाहें तो इन कैरेक्टर्स की जगह आप ये डिजिट ये आस्की कोड्स भी लिख सकते हैं। आस्की कोड्स आपको पता ही है, मैंने बताया आपको कि ये रिप्रेजेंट करते हैं ए को 65, बी को 66, सी को 67, डी को 68, तो आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, डिजिट की फॉर्म में। और मान लीजिए आपका साइज़ तो 4 है, लेकिन आपने 2 ही वैल्यू इसमें इनिशियल 2 ही कैरेक्टर्स इसमें डाले, फिर इस केस में क्या होगा कि जो आगे 2 हैं जो उसमें 0 आ जाता है और वो ब्लैंक रहता है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी ए और बी इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एरे, कैरेक्टर एरे की बात। स्ट्रिंग क्रिएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैरेक्टर्स के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जैसे कि इसके अंदर कैरेक्टर एरे है, इसका साइज 10 है, सूर्य ले लिया। ठीक है, अभी सिंपली कैरेक्टर एरे है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर एक नल कैरेक्टर बोलते हैं, इसको /0 बोलते हैं। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इसको लगाते ही अब ये एक स्ट्रिंग बन गया, सूर्या SURYA, एज अ इसको जो हमारा कंपाइलर है एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा। ठीक है, और जो ये नल कैरेक्टर होता है इसको हम, और भी इसके नेम है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर, एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग डेलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, इसके 2 नाम है जो कि ऑब्वियस हैं, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करता है एक तरह से। इसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर एरे नहीं ना हो कि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से नेम हो गया, सूर्या हो गया, /0 देखो यहाँ पे, इसके आगे देखो यहाँ पे 000 आ गया। ठीक है, और इसका 0 to 9 जा रहा है क्योंकि इसका साइज 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंपाइलर इसको रीड करता है। रीडिंग के टाइम पे जैसे ही इसको नल कैरेक्टर मिलता है, नल कैरेक्टर मिलते ही क्या करेगा, सूर्य स्ट्रिंग हमारी कैच करके हमें आउटपुट दे देगा, प्रिंट कर, मतलब हम इसको गेट कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग इस तरह से स्टोर होती है इसके अंदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एरे। ठीक है, हमें इस नल कैरेक्टर /0 की रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो और भी हमारे पास तरीके हैं स्ट्रिंग लिखने के, जैसे कि हम इस तरह से लिखते हैं कैर नेम एरे सूर्या, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें डबल कोट्स लगा देते हैं। डबल कोट्स लगाने से क्या होता है, ये एक बहुत ही वैलिड तरीका है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। ठीक है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, और ये काफ़ी आसान भी पड़ता है। ठीक है, हमें इस तरह से कैरेक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है कि करके हम डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर सीधा सूर्य लिखेंगे। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड ऐसे लिख के डबल कोट्स के अंदर अगर हमने कर दिया तो वो सिंपली हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, और दूसरा तरीका है कैरेक्टर पॉइंटर एंड टाइप का कोई वेरिएबल ले लिया सूर्या। ठीक है, पॉइंटर के केस में क्या होता है कि हमारे पास
ये एक हमारा सपोज ये मेमोरी है, ठीक है, ये प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या होगा, स्टैक के अंदर तो सिंपल हम नॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे कि ये डिक्लेरेशन किया इस केस में इस तरह से करेंगे तो इसके अंदर आया, ठीक है, नेम वेरिएबल सूर्या, ठीक है, इसके अंदर डिक्लेयर हुआ। लेकिन अगर हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे रहता है स्टैक के अंदर, और वो वेरिएबल क्या करता है, हीप मेमोरी को पॉइंट करता है। हीप मेमोरी के अंदर वो हमारा जाके मेमोरी एलोकेट होता है और हमारा स्ट्रिंग क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये डिफरेंस है। पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग कैरेक्टर के अंदर, मतलब पॉइंटर कैरेक्टर के अंदर अगर हम डिक्लेरेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और अगर हम प्रिंट करने की बात करें तो अगर हमें प्रिंट करना है स्ट्रिंग को तो यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे और यहाँ पे %s और डबल कोट्स के अंदर, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे सूर्य इस तरह से आ जाता है, ठीक है। और अगर हमें रीड करना है तो यहाँ पे % ऑपरेटर और वेरिएबल नेम, तो हम इस तरह से स्ट्रिंग को रीड करते हैं, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स है, हेलो ब्रदर, यहाँ पे मान लीजिए स्पेस है, ठीक है। अब अगर हम इसको रीड करना चाहेंगे इस तरह से नॉर्मली, तो ये हेलो ही रीड करेगा, ना कि स्पेस के बाद वाली चीज़। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, गेट्स नाम से एक फंक्शन है, पहले से प्री डिफाइंड है लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के C++ के अंदर। तो आप उसको गेट्स का इस्तेमाल करके, मतलब फंक्शंस बने हुए हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस को आप वन टाइम में एज ए स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आप सबको ये सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह के कंटेंट आगे भी क्रिएट करने वाला हूँ कंटिन्यूअसली। तो चैनल पे बने रहें, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।